हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। 24 फरवरी को ही आपका हिंदी का पेपर है, इसलिए अब हिंदी में कमर कस के तैयार हो जाओ। अब कोई बहाना नहीं चलेगा बच्चों, कुछ भी आप बहाना नहीं बना सकते हो, क्योंकि समय तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा है और हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। हमने पहले भी आपको बताया था कि अगर हिंदी आपका बेहतर गया तो यकीनन आपका हर एक पेपर अच्छा गुजरेगा। अगर हिंदी में ही आप बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी कम हो जाएगा। इसलिए हिंदी में बेहतर से भी बेहतर प्रदर्शन करना है और झंडे गाड़ के आना है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का निपटारा करने वाले हैं। तो आज हम जो भी टॉपिक देखेंगे, इन टॉपिक को अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो यकीनन आपके बोर्ड एग्जाम में भैया 36 नंबर इन टॉपिक से मिलने वाले हैं। तो 100 नंबर के क्वेश्चन पेपर में 36 नंबर आज के इस वीडियो के माध्यम से आपके क्लियर होने वाले हैं। क्योंकि अगर हम खंड खा की बात करें तो संस्कृत गद्यांश पद्यांश छोड़ दिया जाए तो बाकी सारा का सारा टॉपिक जो होता है व्याकरण से ही संबंधित होता है। तो चलिए बड़े सिंपल तरीके से आज सारे टॉपिक का निपटारा हम कर देते हैं। चलिए बच्चों, स्टार्टिंग करेंगे भैया लोकोक्ति व मुहावरे से। आपका पहला ही टॉपिक भाई व्याकरण के अंतर्गत जो होगा वो लोकोक्ति और मुहावरा वाला होगा भैया ये टॉपिक। और एक चीज और ध्यान देना बच्चों, जितने भी छोटे छोटे इस तरह से भाई शब्द युग्म हो गया, वाक्यांश हो गया, अनेकार्थी हो गया, मुहावरा हो गया, तो ऐसे वाले जो टॉपिक है ना, शुद्धिकरण, ये सारे टॉपिक बच्चों आपके 2-2 नंबर देकर के जाएंगे। तो भैया यहां से आपके 2 नंबर मिलने वाले हैं। बोल देगा किसी एक मुहावरे का अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग करना है, तो भैया आपके पास वहां पे 4-4 ऐसे देगा, आपको ओनली 1 करना है। इसलिए आपका भाई काम और आसान हो जाता है और ये सब सॉलिड वाले एकदम ठोस वाले नंबर होते हैं। चलिए बच्चों, भैया यहां पे क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ये आपके कुछ मुहावरे दिए गए हैं। का वर्षा जब कृषि सुखाने, और सबसे ज्यादा जरूरी तो भैया इनका अर्थ होता है, क्योंकि बोलेगा अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग करना है। अब अर्थ इसका लिखना है कि मतलब इसका क्या अर्थ होगा। हमारे जो दादा बाबा हैं, जो बूढ़ बुजुर्ग हैं गांव के लोग, अक्सर उनकी बातों में भाई वो जो कुछ भी बोलते हैं, ज्यादातर उनके मुंह से मुहावरा कहावत लोकोक्तियां यही निकलता है। कुछ भी बोलते हैं ना, कोई भी काम होता है बोलेंगे सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, फिर कहेंगे घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। तो मतलब कुछ ना कुछ ऐसी कोई बातें आती हैं, कोई भी पॉइंट पाएंगे वो फटाक से बोल देते हैं। तो वही चीजें हैं लोकोक्ति और मुहावरे कहावत वगैरह। ठीक, तो जैसे का वर्षा जब कृषि सुखाने, देखिए नाम से ही भाई ये थोड़ा दिमाग लगाना है बस कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, कि भाई जब खेती ही सूख गई तो वर्षा मतलब बरसात का क्या फायदा। तो इसका अर्थ ये होगा कि समय बीत जाने पर वस्तु का कोई मोल नहीं। भाई पता चले कोई मरीज है, उसको दवा की जरूरत है और वो मर जाए, उसके बाद दुनिया भर का दवा लाकर रख दो उसके पास, क्या मतलब है। भाई कोई भूखा है, भूख से तड़प रहा है, खाना नहीं मिलता, मर जाता है, तो पता चले लाके उसके पास गांच दो, तो ऐसा भोजन का क्या मतलब, व्यर्थ है। तो वही चीज ना कि भाई कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। तो वही चीज है भैया कि समय बीत जाने पर वस्तु का मोल नहीं। वस्तु का कोई मोल नहीं, अर्थात कोई मूल्य नहीं होता है। यहां मोल से मतलब मूल्य है, ठीक है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। अगला है जैसे भाई दे दिया है कि, तो आप ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक, कि रमेश, जैसे बोल देंगे कि एक आदमी भूख से तड़प रहा था, लोगों ने उसे खाना नहीं खिलाया, जब वो मरने वाला था तो लोग उसके पास खाने, तो यानी वो भाई लगभग अंतिम सांसें गिन रहा था, तो खाना ले जाओ, क्या मतलब है। फिर उसके बाद जैसे अध जल गगरी छलकत जाए, इसका मतलब अध जल,
यानी आधा जल है लेकिन छलकत जाए, तो इससे मतलब है भाई गगरी तो आधी भरी है लेकिन लग रहा है छलक रहा है, तो इसका मतलब लगेगा कि भरी हुई है। तो इसको बोलते हैं ऊपरी दिखावा। क्या करना भैया, बाहरी दिखावा या ऊपरी दिखावा। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे इसका अर्थ क्या हो जाएगा भैया, ऊपरी दिखावा, ऊपरी दिखावा। जिसे लिखेंगे कि रमेश महीने का 4,000 कमाता है लेकिन गांव में वो डंका पीटता है कि मैं 40,000 महीने कमाता हूं। यही कहा गया है कि भैया अध जल गगरी छलकत जाए। बस हो गया बच्चों। तो इस तरीके से आपको वाक्य प्रयोग कर देना है रसगुल्लों। उसके बाद बबुआ यहां पे जैसे आग बबूला होना, तो भैया ये तो एकदम सिंपल सा है भाई, आग बबूला होना इसका अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों, आग बबूला होना का मतलब गुस्सा होना या क्रोधित होना, गुस्सा होना कह लें या क्रोधित होना। ठीक, जैसे रमेश ने महेश की किताब फाड़ डाली और राम मतलब रमेश क्या हो गया, मतलब जैसे रमेश ने महेश की किताब फाड़ डाली तो महेश आग बबूला हो गया। आसमान टूट पड़ना का मतलब बोलते ना कि यार तुम तो ऐसे रो रहे हो जैसे आसमान टूट पड़ा है, तो इसका मतलब है बच्चों भारी मुसीबत आ जाना। बोलते ना कि यार तुम इतना ज्यादा टेंशन ले लियो जैसे आसमान ही टूट गया हो। तो यहां आसमान टूट पड़ना का मतलब होता है भैया, इसका अर्थ होता है भारी मुसीबत आना। क्या, भारी मुसीबत, भारी मुसीबत आना। ये देखिए मेन आपका होता है अर्थ। जब अर्थ आप लिख लेंगे तो वाक्य प्रयोग तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भैया लोकोक्ति और मुहावरे वाले टॉपिक को आपको कंप्लीट कर देना है। ठीक, बहुत ही प्यारा सा होगा, सिंपल वाले होते हैं, चार के चारों करने लायक होंगे। लेकिन इस बात का ध्यान देना कि आपको केवल एक करना है। अगर आप सोचते हो कि भैया मुझे तो चारों आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो बच्चों जो कुछ करो भेगे भैया आपका जो करे रहे हो, मतलब सोचते हो कि आप 3 कर लो, 4 कर लो, तो उसके चक्कर में पूरा नंबर कट जाएगा। इसलिए ये गलती मत करना, जितना कहा जाए केवल उतना काम करना। ठीक है, चलिए बच्चों 1 मिनट भाई, हमको पानी की जरूरत बहुत होती है, बार बार पीना पड़ेगा क्योंकि अभी तक हम पूरी तरह ठीक नहीं हुए, इसी तरह लॉन्ग वीडियो नहीं आ पा रही है। हो गया बच्चों, चलिए भैया अब उसके बाद आपका आ जाएगा शब्द युग्म वाला। शब्द युग्म वाला टॉपिक होगा भैया, सही शब्द युग्म बोलेगा, चयन करना है। जैसे सही शब्द युग्म का चयन करना है, ये भी दो नंबर का होगा भाई, 1 नंबर का ये हो गया, 1 नंबर का ये हो गया, इस तरह से। ठीक है, जैसे वही बोल देगा कि आपका सही शब्द युग्म का चयन करके लिखिए, अम्ब और अम्बु। तो इसका मतलब कौन सा जो जोड़ा है वो सही अर्थ बताएगा। आम और बादल, माता और पानी, माता और पिता, और इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको बताना है कि भैया इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। देखिए बच्चों, अम्ब का मतलब होता है माता। ठीक है, गांव में जैसे अम्मा बोलते हैं, अम्ब, अम्ब यानी माता। अम्बु का मतलब होता है जल, पानी। तो भैया माता और पानी किसमें है, माता और पिता है, ये होगा नहीं। तो माता और पानी, ये वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये विकल्प आपका एकदम करेक्ट है। उसके बाद जैसे दूसरा है, तो ये तो दोनों करना होगा क्योंकि 1-1 नंबर का है, तो ये दोनों, इसमें एक नहीं, इसमें दोनों करना होगा। तो भवन और भुवन दिया है। ठीक, आपका विकल्प है घर और संसार, लोक और परलोक, या फिर कह रहा है ग्राम और जगत, और इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 विकल्प हैं, आपको बताना है कौन सा उत्तर सही होगा। भवन का मतलब होता है घर, मकान, और भुवन का मतलब होता है संसार। तो भैया घर और संसार कौन सा है, पहला ही है, तो ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे टॉपिक एकदम ठोस कर लीजिए आप। अब इनका झंझट मत पालिए। और एक बार और मतलब एक बात और ध्यान देना बच्चों, जो भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो, अब ज्यादा से ज्यादा सॉल्व तो करना पड़ेगा ही, लेकिन उसको दिए गए टाइम के अनुसार काम करना है। ऐसा नहीं कि भाई ये आ रहा है चलो, ये आ रहा है चलो, ये आ रहा है आगे बढ़ो, नहीं, दिए गए
टाइम पीरियड में ही आपको क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करना है। मतलब आप पूरे कॉपी के साथ बैठो, पेपर ले लो, आप घड़ी में टाइम सेट कर लो भैया 3 घंटे, क्योंकि 15 मिनट स्टार्टिंग के पेपर पढ़ना है आपको, तो 3 घंटे में क्वेश्चन पेपर को निपटा देना है। नहीं कर पाते हो 3 घंटे में, छूट जा रहा है, अगले भाई आप जब अगले क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे और अच्छे से मैनेज करो। इस तरीके से एक बेहतर रणनीति के तहत ही आपकी तैयारी एकदम बेटर हो पाएगी। एक टॉपर की रणनीति यही होती है। आप सोच रहे हो मुझे आता है सब कुछ, आना बड़ी बात नहीं है, सबको आता है, सभी कर लेते हैं। 25 से 50 लाख बच्चे हैं आपके, 50 लाख हाई स्कूल इंटरमीडिएट मिला करके, अगर उसमें से 20 से 25 लाख अगर हम 12th के भी स्टूडेंट को लेते हैं तो लगभग भाई कुछ ही ऐसे होते हैं जो एकदम से मतलब यूं समझ लें कि अनपढ़ गंवारे, कुछ नहीं, बस दिल्ली मुंबई टहल रहे हैं, उनकी बात नहीं तो सब कर लेते हैं, लेकिन टाइम के अंदर करना ये बड़ी बात है। ठीक है, इस बात का ध्यान देना। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अनेकार्थी है। अगला क्वेश्चन क्या है? अनेकार्थी। इसमें भी बोलेगा आपको, कहेगा भैया किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। किसी एक शब्द के बोल देगा कि आपको 2 अर्थ लिखना है और 2 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, किसी एक के बोल देगा कि 2 अर्थ लिखिए। तो यहां से आपके भाई वहां पर भी पेपर में आपके 3 होते हैं, 3 या 4 रहेंगे, ज्यादातर केस में 3 ही होता है। और किसी एक के 2 अर्थ, अनेकार्थी लिखना है। समान अर्थ मतलब समानार्थी नहीं, पर्यायवाची की बात नहीं, अनेकार्थी यानी अर्थ अलग अलग। जैसे तीर का मतलब क्या होता है? तो देखिए भैया, तीर का मतलब क्या होता है, मित्र का मतलब क्या होता है, मधु का मतलब क्या होता है, विधि का मतलब, सबके अर्थ आपको लिखने हैं। तीर का मतलब होता है, एक तो होता है तीर यानी किनारा, और एक तीर मतलब जो बाण होती है वो वाला तीर। बस किसी एक का लिख दे, एक के 2 अर्थ लिख दिए, काम हो गया, मिल गए आपको 2 नंबर। 2 नंबर आपके पॉकेट में। ठीक, तो भैया सबके हम करवा दे रहे हैं। मित्र क्या होता है? दोस्त होता है मित्र। सूर्य भी होता है मित्र के मतलब। इसी तरह भाई मधु क्या है? शहद। और मधु अगर हम बात कर ले तो मधु ये अमृत का है। शराब को भी मधु कहते हैं, बेवड़ों की भाषा है। ठीक है, उसके बाद विधि क्या है? विधि देखिए, अगर विधि की बात कर ले तो विधि मतलब देखिए क्या होता है? कानून। विधि क्या है? कानून। और एक विधि का मतलब होता है तरीका। ठीक, और एक विधि का मतलब होता है ब्रह्मा। ब्रह्मा जी या ईश्वर कह लें, ईश्वर भी होता है, ब्रह्मा भी होता है। तो ये होता है विधि के अनेक आर्थी। तो अनेक आर्थी वाला स्क्रीनशॉट कर लीजिए, काम की चीज है। हो गया ना? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अब देखिए भैया, आगे है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। अब वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये भी आपका 2 रहेगा और दोनों करना होगा, क्योंकि एक एक नंबर का होगा। बाकी टॉपिक की बात कर ले तो भैया 2 नंबर का टॉपिक ये भी होगा, जिसमें से ये 1 नंबर आपको देगा, ये वाला 1 नंबर। ठीक है, जैसे पहला दिया है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं? अद्वितीय, अनुकरणीय, अकिंचन या फिर अगणीय। तो भैया जिसके समान कोई और दूसरा ना हो वो अद्वितीय होता है, अलौकिक होता है। ठीक है ना? अद्वितीय, अद्भुत, जिसके समान कोई दूसरा हो ही ना। उसके बाद जो सब कुछ जानता हो उसे अपन क्या बोलेंगे? विकल्प है आपका विज्ञ, अज्ञ या फिर साक्षर या फिर सर्वज्ञ। तो भैया जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ होता है। क्या होता है? सर्वज्ञ, यानी सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ कहलाएगा। ठीक है ना? आई बात समझ में? इस तरह के वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला आपका टॉपिक होगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों भैया हम चलते हैं वाक्यों के शुद्धिकरण में। वाक्यों का जो शुद्धिकरण होगा ये भी आपका 2 नंबर का ही आएगा। इसमें 2 को शुद्ध करने के लिए कहेगा। 4 होगा,
दो को शुद्ध करने की बात कहेगा कि बोलेगा भैया किसी दो को शुद्ध कीजिए आप। ठीक, तो इसमें विभक्ति, वचन, कारक, इन सब के आधार पर कोई ना कोई त्रुटियां वगैरह रहेंगी। ठीक है, कर्ता क्रिया कर्म वाला मैटर रहता है, कुछ ना कुछ गलती रहेगा। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम से भी रिलेटेड, तो आपको शुद्ध करना होगा। जैसे आज मेरा बड़ा भाई आ गया, तो भैया इसमें शुद्ध करना है। बताओ इसमें गलती कहां है? तो कह रहा आज मेरा बड़ा भाई आ गया, तो भैया इसका शुद्ध होगा आज मेरे बड़े भाई आ गए, बड़े भाई आ गए। ठीक है ना, रिस्पेक्ट नाम की भी कुछ चीज होती है। राधा ने पत्र पढ़ा, तो भैया यहां पे देखिए, यहां पे देखिए हमने पहले ही शुद्ध कर दिया, यहां पे पढ़ी था तो भैया शुद्ध पहले ही कर दिया है। तो राधा ने पत्र पढ़ी ऐसा था। ठीक, तो इसका शुद्ध होगा कि राधा ने पत्र पढ़ा, राधा ने पत्र पढ़ा, राधा ने पत्र पढ़ा, तो ये शुद्ध होगा। यहां पढ़ी था, ठीक, वो मिस प्रिंट हो गया था, शुद्ध वाला पहले ही हो गया। अगला अगर मेरे को फल ले आओ, तो भाई मेरे को फल ले आओ, ये तो एकदम से वो है ना गुंडा मवाली वाली भाषा हो गई। मेरे को तेरे को यूं कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो वाली भाषा है। तो मुझे फल ले आओ, मुझे फल ले आओ, ठीक, मुझे फल ले आओ, इस तरह से होगा। ठीक है, तो यहां मेरे को नहीं होगा, मुझको। ठीक है, मुझको या मुझे, मुझको फल ले आओ, तो यहां आप मुझको लिखेंगे, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, ये होगा, तो मुझको फल ले आओ। अब उसके बाद आगे देखिए, कह रहा है पुत्री पराया धन होता है, पुत्री पराया धन होता है नहीं भाई, धन होता है, यहां होता किस भाई, ये जो होता है इसके अनुसार नहीं होगा। यहां पर ये जो आपका क्या है, हम यूं कह लें कि जो करता है उसके अनुसार चलेगा ना। तो पुत्री है, पुत्री होता नहीं, होती है, तो यहां पे पुत्री पराया धन होती है, पुत्री पराया धन होती है, पुत्री पराया धन होती है, इस तरीके से होगा। तो आपको भाई इसमें से क्या है, दो को शुद्ध करना होगा। ठीक है ना, आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए बच्चों, अगला जो आपका टॉपिक होगा काव्यगत, मतलब काव्यगत सौंदर्य होगा। अब काव्यगत सौंदर्य की बात कर ले भैया, तो काव्यगत सौंदर्य में, काव्यगत सौंदर्य के अलावा इसके पहले भी एक टॉपिक है, उसको हमने नहीं लिखा है। एक टॉपिक होता है आपका भैया और अपठित, अपठित, अपठित गद्यांश करके आएगा या पद्यांश करके आएगा। ठीक है, ये टॉपिक आपका बोर्ड एग्जाम में बच्चों कितने नंबर में पूछता है, तो भैया 5 नंबर का आता है। ठीक है, तो ये हमने मॉडल पेपर में न जाने कितने करवाए हैं, और वैसे भी इसको चाहे जितना पढ़ लो, अगर आप सोचते हो क्वेश्चन बैंक से मिलेगा तो कदापि ऐसा नहीं हो सकता। संयोग है मिल जाए, अच्छी बात है, नहीं तो बच्चों ये कहां से दे दे कोई नहीं जानता। लेकिन हाँ इतना जरूर कहेंगे कि हर एक स्टूडेंट इसको कर ही लेता है 100 में 100%, क्योंकि आसान होता है। कोई आपका देगा, उससे संबंधित 3 प्रश्न देता है। ठीक, अब चलिए बात कर लेते हैं काव्यगत सौंदर्य की। तो काव्यगत सौंदर्य जो होगा, ये टॉपिक आपका 6 नंबर वाला होता है, जिसमें भैया अगर हम बात कर लें तो ये रस दो आपका 2 नंबर का दे कर जाएगा, छंद भी 2 नंबर का, और अलंकार भी 2 नंबर का। तो ये सारे 2-2 नंबर वाले टॉपिक होते हैं। ठीक है, कितने नंबर वाले? 2-2 नंबर वाले। रस में भी अथवा करके आता है, छंद में भी अथवा करके, और अलंकार में भी। चलिए हम समझ लेते हैं भैया। तो यहां पर सबसे पहले हम रस को समझते हैं। जैसे यहां पे करुण रस को देखेंगे, हमने ले लिया है करुण रस को। ठीक है, करुण रस को ले लिया है। अब करुण रस होता क्या भाई? रस कोई भी हो, सबसे ज्यादा जरूरी है अस्थाई भाव याद करना। ठीक है ना, अस्थाई भाव। तो जैसे कोई भी रस हो, परिभाषा सब में सेम लिखना है कि जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है या मिलन होता है, तो शोक नामक अस्थाई भाव से करुण रस
की उत्पत्ति। श्रृंगार रस के बारे में लिखेंगे तो यहां रति नामक अस्थाई भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति। इसी तरह से भैया आप कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप हास्य रस लिख रहे हैं तो हास नामक अस्थाई भाव से हास्य रस की उत्पत्ति, इतना याद रखना। जिसे उदाहरण में है कि मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, और अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ये एक उदाहरण हो जाएगा। जैसे दूसरा भैया फिल्मी अंदाज में यहां पे उदाहरण है, ठीक, कि ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा बिन तेरी जिंदगी अंधेरी, है ना, गाना सुना ना, कि ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा। उसमें क्या कहते हैं भाई, क्या स्वर्ग, शायद हाँ स्वर्ग मूवी का है ना, राजेश खन्ना जी होते हैं जिसमें, गोविंदा साहब होते हैं, घर में नौकर होते हैं, फिर उसके बाद वो फिल्मी दुनिया में जाते हैं, फिर बड़ा नाम होता है, रुतबा होता है, बहुत बड़े एक्टर बन जाते हैं। तो वहीं पर ऐसा ये कोई सैड सॉन्ग होता है वहीं पर कि ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा बिन तेरी जिंदगी अधूरी है, आके देख मेरी हालत, तो ऐसा कुछ गाना है ना। तो ये आप लिख सकते हो, गाना लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि हाँ ये फिल्मी है नंबर कटेगा, नहीं बच्चों, पूरा नंबर मिलेगा। ढंग का गाना लिखिएगा, ऐसा नहीं चाहे जो मुंह उठाकर लिख दो, नहीं। तीसरा जैसे है भैया तीसरा आपका है चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, है ना, गाना है ना, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। तो वही चीज है ना, इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। तो ये गाना है, ठीक। तो यहां पर अगर देखें तो भैया कहीं न कहीं इनमें शोक की भावना है, पिछड़ने का भाव है, तो ये चीज, तो आप करुण रस लिख सकते हो, ठीक है ना, ये है। तो समझ में आया। तो इस तरीके से लिखना है बच्चों, ठीक। आप इसको अच्छे से अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं भैया। हो गया। चलिए वीर रस में जैसे आ जाएंगे तो भैया यहां वीर रस का, जैसे वीर रस अब बताया ना परिभाषा सब में एक जैसे, कि विभाव अनुभाव संचारी भाव का जब संयोग हो तो उत्साह नामक अस्थाई भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण सबसे ज्यादा जरूरी होता है। उदाहरण हमने लिख दिया है, जैसे कि एक गाना ना, वतन वालों वतन ना बेच देना, ये धरती ये गगन ना बेच देना, शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते, शहीदों के कफन ना बेच देना। तो भैया आपको अगर बुक के एग्जाम्पल नहीं याद हो पाते हैं बच्चों, तो आप डेफिनेटली फिल्मी गाने याद रखना, बट हाँ वो चीज होना चाहिए भाई आपका फिल्मी में देशभक्ति मूवी का कोई, मतलब ऐसा जिसको भाई सुनते ही आपके अंदर एक जोश और जुनून, मतलब जज्बा आ जाए ना, वो होता है वीर रस, ठीक। जैसे यहां पे है भैया कि बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, इस तरह से। नहीं तो आप लिख सकते ना, मेरी जान तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, वो वाला चीज, कि हमको जो करना है वो तो करके ही हम जाएंगे, आने वाले फिर आ करके मौसम नया बनाएंगे। तो ऐसा गाना है, तो आप वो वाला लिख सकते हो, मतलब 2 से 3 लाइन 4 लाइन लिख दीजिए, बहुत है। तो ये आ जाएगा भैया आपका वीर रस में, ठीक है। किसमें बच्चों? वीर रस में। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया, करना हो। चलिए हो गया भैया। अब आ जाते हैं बच्चों अलंकार को देख लेते हैं। तो जैसे उपमा अलंकार सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए हमने लिख दिया है उपमा, ठीक है। उपमा अलंकार भैया दिया है कि जहां पर किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना समानता के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए, मतलब 2 वस्तुओं के बीच तुलना होती है लेकिन इक्वल, समानता की तुलना, किसी को कम या ज्यादा ना बताया जाए, तो ऐसे केसेस में क्या होता है भैया, वहां पर उपमा अलंकार होता है, ठीक है। जैसे यहां पर भैया आपका एग्जाम्पल देखिए दिया है कि फूलों सा चेहरा तेरा कलियों से मुस्का, है ना गाना, कि फूलों सा चेहरा तेरा
कलियों सी मुस्कान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। तो ये गाना है, भले भैया लग रहा है गाना, लेकिन फूलों सा चेहरा तेरा, फूलों की जैसा क्या है भैया चेहरा, ठीक है। और उसके बाद कलियों की तरह क्या है भैया मुस्कान। या फिर एक गाना है ना कि चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, वो भी। या फिर चांद जैसा मुखड़ा लेके चलो ना बाजार में। तो बहुत गाने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो गाने बन रहे बस फालतू, हर एक गाने में रस है, हर एक गाने में छंद है, हर एक गाने में अलंकार है, याद रखना। तो भैया ये क्या है, फूलों की तरह चेहरा है और कलियों की तरह क्या है भैया मुस्कान है। तो ये उपमा अलंकार की भाई तुलना हो रही है। उसके बाद जैसे यहां पे है ना कि सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में, सोने जैसे गुण है मेरे यार में। तो भैया इसमें भी है ना, सोना चांदी क्या करेंगे, सोने जैसे गुण है मेरे यार में, कि सोने की तरह मेरे यार के अंदर गुण है, ठीक है। तो उपमा अलंकार। फिर उसके बाद जैसे है ना कि सिय मुख सुंदर चंद्र समाना, कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो सारे के सारे उदाहरण आपके एकदम सटीक बैठ रहे हैं। तो भाई किताबी आप उदाहरण नहीं याद कर सकते, कोई बात नहीं, ये उदाहरण है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लो, तब तक पानी पी ले हम। हो गया भैया, हो गया ना। चलिए अब उसके बाद आ जाते हैं भैया अलंकार में आपका भैया, तो श्लेष अलंकार, ठीक। उपमा हो गया, श्लेष, यमक, रूपक, बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे दो देख रहे हैं भैया, आपका एक अथवा करके आएगा। इसके पहले भी हमने रस छंद अलंकार आपको बहुत अच्छे से समझाया है, जाके देख लेना। अब तक 2 से 2.5 लाख बच्चों ने देखा है, आप भी देख लो, क्यों पीछे हो भाई, सर्च मारिएगा, फिल्मी अंदाज में रस छंद अलंकार बताया है। देखिए कह रहा है कि श्लेष अलंकार, श्लेष का मतलब गोंद होता, एकदम चिपका देना, ठीक। क्या कर देना, चिपका देना। अब देखिए जहां पर कोई एक शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो, वहां श्लेष अलंकार। तो भैया देखिए मतलब पता ही नहीं चलता, एकदम चिपक जाते हैं, ठीक। श्लेष का मतलब ही होता है गोंद, एकदम चिपक जाते हैं अर्थ, वही होता है ना, ठीक। जैसे अब आपके सामने उदाहरण जरूरी है, तो उदाहरण दिया है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। तो अगर इस वाले में देखे बच्चों, तो यहां पर पानी की बात कर रहा है। अब पानी की बात कर रहा है भैया किस किस चीज के पानी, मोती, ठीक है। फिर मानुष यानी मनुष्य, मनुष्य। अब उसके बाद चून यानी चूना। तो यहां पे ये कह रहा है कि भैया पानी बचा के रखना चाहिए। कौन सा पानी, घर का पानी, बिल्कुल, पानी चाहे जो पानी हो बचा के रखो, ठीक है, जल ही जीवन है। तो भाई पानी बचा के रखना चाहिए, बिना पानी सब सूना है, क्योंकि अगर पानी एक बार चला गया तो दोबारा नहीं आएगा। अब जैसे मोती का पानी का मतलब मोती की चमक की बात कर रहा है, अगर मोती की चमक एक बार चली गई दोबारा नहीं आएगी। दूसरा है मनुष्य का पानी, तो भाई मनुष्य के पानी का मतलब मनुष्य की यहां पे इज्जत की बात कर रहा है, किसकी, मनुष्य की इज्जत, ठीक है, उसकी मान मर्यादा की बात कर रहा है। अगर एक बार गई भाई, एक बार अगर आप किसी के नजर में गिर जाते हो तो लाइफ टाइम गिरे रहोगे, याद रखना। इसलिए अपना रुतबा कम मत होने देना, अपने आप को कभी गिराना मत, ऐसी कोई हरकत मत करना कि आप दूसरों की नजर में हमेशा के लिए गिर जाओ, याद रखना, ठीक है। तो अपने भाई सेल्फ जो रिस्पेक्ट होता है बनाए रखना। चूना, चूने का पानी का मतलब होता है भैया, तो यहां पे चूने का रंग की बात कर रहा है, चूने की रंगत। अगर चूने का पानी भी एक बार चला गया, चूने का रंग भी एक बार फीक मतलब उड़ गया, तो चाहे जितना फिर पोतो दीवाल में नहीं आएगा रंग, याद रखना। तो ये हो जाता है भैया, यहां पानी के 3 अर्थ निकल गए हैं, ठीक। तो यहां पर मोती का पानी, मनुष्य का पानी, चूने का पानी, ठीक है। आदमी कहते हैं ना तुम्हारा पानी हम उतार लेंगे, पानी का मतलब इज्जत की बात करते हैं वो, ठीक है। अगला है प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहां है। तो बच्चों यहां पर आया है शब्द लाल, क्या आया है, लाल। तो यहां पर जो ये लाल शब्द आया है, इस लाल के भी 2 अर्थ हैं। एक लाल का मतलब होता है पुत्र, अर्थात हाँ हम बेटा कह लें,
लाल का मतलब पुत्र से है। एक लाल का मतलब होता है यहां पे रत्न, ठीक है, रत्न है, ये लाल का मतलब रत्न होता है। ठीक, तो समझ में आ गया। इस तरीके से भाई ये क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया। चलिए बच्चों अब आगे आ जाते हैं भैया दोहा में। अब जिसे दोहा अथवा सोठा करेगा या फिर भाई सोठा अथवा चौपाई कहेगा, ऐसे करके आता है। तो यहां पर हमने एक दोहा को ले लिया है। अब दोहा है क्या भाई, आपको क्योंकि बोलेगा पूरा एकदम से मात्रा के साथ उदाहरण सहित समझा। जैसे यह एक भाई ये क्या है दोहा, दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में क्या मतलब 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं। ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है याद करने के लिए, ठीक है। और इनके तुक मिलते हैं, जैसे मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, यहां सोई है। फिर उसके बाद जा तन की झाई पर श्याम हरित दुति होई, तो यहां होई है। तो सोई होई ओई ओई लास्ट में आ रहा उच्चारण, ठीक है, मिलते हैं। तो अगर आप भाई इनको ऐसे ही नहीं लिख दोगे, आप उदाहरण लिखोगे, उसके बाद आपको मात्रा के साथ दर्शाना पड़ेगा, मात्रा के साथ। जैसे भाई ये दीर्घ है, भाई ये भी दीर्घ है, ये लघु है, ये लघु है, ठीक है, ये दीर्घ यानी गुरु है, ये भी गुरु है, ये लघु है और ये गुरु है। अगर आप गिनेंगे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 3 13, तो इधर कितनी मात्राएं हो गई, तो इधर आपकी हो गई 13 मात्राएं। तो भैया कह क्या रहा है कि पहले और तीसरे में, इसमें और इसमें भी 13 मात्राएं होंगी। आप गिन लीजिए, ये क्या है आपका गुरु है, लघु है, लघु है, गुरु है, ये गुरु है, ये भी गुरु है, ये लघु है, ये गुरु। गिन लीजिए भाई 2 2 4 2 6 2 8 2 10 3 13, तो इधर भी कितना 13। तो इस तरह से बच्चों अगर आप देखें भैया, तो पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं। इधर आप गिनेंगे इस साइड कितनी, तो इस साइड 11-11 मात्राएं आएंगी, ठीक है। तो इस साइड 11-11 मात्राएं आप गिन लीजिए, जैसे गुरु है, गुरु है, गुरु है, लघु है, लघु है, ये गुरु है, लघु। तो भैया 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, तो इधर कितनी मात्राएं, तो इधर 11 मात्राएं, ठीक। इसी तरह से भैया आप इसका भी देखेंगे, इसका भी, तो ये हो जाएगा आपका गुरु, फिर उसके बाद लघु, तो ये क्या है, लघु है, लघु है, लघु, लघु है, लघु, गुरु है। तो आप जोड़िए भाई 2 1 3 3 2 5 5 2 7 7 1 8 8 1 9 और 9 2 11, तो इधर भी कितनी मात्राएं, तो भैया आपकी इधर भी हो गई कितनी मात्राएं बच्चों, तो 11 मात्राएं। तो याद रखना मात्राएं बराबर होनी चाहिए। अब अगर दोहा ना पूछा गया, मान लेते हैं ना पूछा गया, तो भैया आपका जैसे सोठा आएगा। अब सोठा में क्या होता है, इसी का पूरा उल्टा कर दो भाई, जहां 13-13 मात्राएं हैं वहां 11-11 कर दो, जहां 11-11 है 13-13, इसको भी उल्टा कर दो भाई, उदाहरण भी उल्टा कर दो। ऐसे राधा नागर सोए मेरी भव बाधा हरो, फिर श्याम हरिद्युति हो जातन की झाई परे, हो गया सोठा, क्योंकि दोहा का उल्टा ही सोठा होता है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया। चलिए अब आगे आते हैं बच्चों चौपाई में। अब देखिए भैया चौपाई जो होता है, चौपाई क्या है, तो ये एक सममात्रिक छंद होता है। चौपाई एक सममात्रिक छंद है, इसमें भी 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में इसमें 16-16 मात्राएं होती। इनके अंतिम 2 वर्ण गुरु लघु नहीं होने चाहिए। तो भैया जैसे आपके यहां पे चौपाई ये लिखा गया है, ठीक है, तो इसमें प्रत्येक चरण में 16-16 होगी, तो आपको ऐसे लिखना और मात्रा के साथ दर्शाना। फिर से सुन लीजिए, ठीक, जैसे कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत तुलति बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। याद कर लो ऐसे, ठीक है।
तो ऐसे याद करो भैया, या बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे बिदु नाना, तन बिन परस नयन बिन देखा, गहे घ्राण बिन वास असेखा। बहुत सारे हैं, उसको भी आप याद कर सकते हो। तो इनमें बच्चों याद रखना कि भाई क्या है, 16 मात्रा, 1 2 3 4 चरण है, गिन लीजिए भैया। ये आपका लघु होगा, लघु, ये आपका सॉरी भाई ये भी लघु है, ये भी लघु, ये आपका दीर्घ है या गुरु है, और ये भी लघु है। ये आपका गुरु है, ये लघु है, ये लघु है, ये लघु है, और ये गुरु है, ये लघु और ये लघु। अगर आप इनको भाई गिनते हो तो गिन लीजिए ना, 1 1 2 2 4 2 6 7 2 9 1 10 2 12 2 14 2 16। भैया जो एस के आकार का होता है वो दीर्घ है, उसको 2 मात्रा गिना जाता है। तो ये 16 मात्राएं। कितनी मात्राएं बबुआ? 16 मात्राएं। आप इसी तरह सब में आप ऐसे मात्रा के साथ लिखेंगे, ठीक है, कि सब में जो बड़े में होते हैं वो गुरु में रहेंगे, जो ऐसे सिंगल है, जैसे जय है तो यहाँ सिंगल सिंगल है, राम है तो रा बड़े में है। तो ये याद रखना, जो बड़ा में रहेगा, या जैसे बड़ा आ का मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, बड़ा ऊ का मात्रा है, इस तरह से तो वो गुरु वाले आते हैं। नहीं, ज्यादातर जब छोटी ई की मात्रा, छोटा ऊ का मात्रा, ठीक, तो ऐसे होते हैं तो वो लघु वाले होते हैं। ठीक, याद है, बस इस तरह से मात्रा आपको लिखना होगा सभी में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। ठीक, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया? चलिए आगे आते हैं। अब उसके बाद भैया अगला है आपका पत्र लेखन। जो पत्र लेखन होगा ना बबुआ, ये कितने नंबर देकर जाएगा? तो पत्र लेखन पूरे 6 नंबर, पूरे के पूरे 6 नंबर। कितने नंबर? 6 नंबर। जैसे आपका अथवा करके देगा, 2 देगा। एक बोल देगा अपने मोहल्ले की सफाई हेतु नगर निगम को एक पत्र, या स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र। अथवा करेगा कि बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक के प्रबंधक को एक पत्र लिखिए, ठीक है। या ये टॉपिक ना आए तो ऐसे भी पूछ सकता है, लिपिक पद हेतु एक आवेदन पत्र। अथवा करके आए, वो ना आए तो पूछ सकता है आपका, तो भाई बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु पत्र। तो भैया हमने बहुत सारे पत्र करवा चुके हैं ऑलरेडी। तो जैसे एक फिर से यहाँ पे डेमो के तौर पर है आपके सामने, ठीक, क्योंकि टॉपिक बड़ा ही प्यारा सा है। लिखने का तरीका क्या है? सेवा में, फिर इसके जस्ट नीचे नहीं लिखना, इतना याद रखना, साइड से कॉमा करके शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक या पंजाब नेशनल बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा कुछ भी लिख दो, ठीक है, प्रयागराज। उसके बाद भाई विषय आपका बैंक में खाता खोलने के संबंध में, ये विषय यानी किस टॉपिक के बारे में आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, ये लिख दिया। फिर इसके नीचे महोदय। अब महोदय भाई लिखने के बाद इसके जस्ट नीचे से नहीं छापना, ये इस तरह से लिखेंगे तो आपका एकदम खिचड़ी हो जाएगा और नंबर भी पूरे नहीं मिलते हैं। तो आप भाई इसके नीचे सामने तक का ये खाली ही रखना, इसके साइड से लिखना जैसे हमने लिखा है। लिखेंगे कि सविनय निवेदन है कि मैं प्रार्थी काखागा प्रयागराज का निवासी हूं, मैं आपके बैंक में अपना खाता खुलवाना चाहता हूं जिससे मैं छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त कर सकूं, क्योंकि किसी भी बैंक में खाता ना होने के कारण मैं अभी तक यह लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहा हूं। मैंने खाता खुलवाने के संबंध में सभी जरूरी कागजात जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि आवेदन पत्र में संलग्न कर दिया है, यानी इसमें मेंशन कर दिया है। फिर एक लाइन छोड़कर लिखेंगे, अतः आपसे निवेदन है कि आपके बैंक में मेरा नया खाता खोलने की महान कृपा करें, इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। यहां प्रार्थी लिख के का खा गा कर देना और यहां दिनांक लिख करके कोई भी डेट मेंशन कर देना, ठीक है, एकदम रियल वाली एग्जैक्ट तारीख मत डालना, कोई और कम काम कर देना है, ठीक है, मतलब कोई और डेट इधर उधर, ठीक। तो इस तरीके से भैया आप क्या है खाता खुलवाने के संबंध में प्रार्थना पत्र या मतलब आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र जो भी टॉपिक रहेगा करेंगे, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया। अब उसके बाद आपका आएगा सबसे दमदार टॉपिक हिंदी के पेपर में, वो होता है निबंध लेखन। ये छोटा मोटा नहीं है भैया, ये छोटा मोटा नहीं, ये 9 नंबर का एकदम राजा वाला टॉपिक है, ठीक है।
क्योंकि हिंदी में इससे बड़ा नंबर कोई और टॉपिक देकर जाने वाला है नहीं। तो पूरे 9 नंबर का टॉपिक होगा निबंध लेखन। तो आपके सामने 4 से 5 आपके भैया विषय दिए रहेंगे, किसी एक विषय पर निबंध लिखना होगा। ठीक, जैसे भाई बोल सकता है कि भारतीय किसान समस्या व समाधान पर लिखना, विज्ञान वरदान अथवा अभिशाप, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, मेरा प्रिय साहित्यकार या भारतीय लोकतंत्र। ऐसे मतलब डेमो के तौर पर आपके टॉपिक रहेंगे। और वैसे भी अभी निबंध कैसे लिखते हैं हमने भाई अभी लेटेस्ट वीडियो ही भाई अपलोड किया है। इसके पहले की वीडियो में हमने यही बताया है कि एक अच्छा सा निबंध कैसे लिखते हैं, टॉपिक चाहे जो हो, सही तरीके से निबंध कैसे लिखते हैं, क्या सही तरीका होता है, वो जाकर आपको भाई देखना अगर है तो देख लीजिएगा और देखना पड़ेगा, क्योंकि जरूरी है बच्चों। हमने पहले ही बताया ना, ये इकलौता ऐसा टॉपिक है जो पूरे के पूरे भैया आपको 9 नंबर देकर के जाने वाला है, इसलिए देखना जरूरी है। देख लीजिएगा निबंध लिखने का क्या सही तरीका है, हमने बहुत सिंपल तरीके से बताया है। टॉपिक आपका कोई भी हो, कोई मैटर नहीं करता। ठीक, तो इस तरीके से भैया आपका व्याकरण का पूरा पोर्शन समाप्त होता है। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो बबुआ प्यार से लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।